Bismillahirrahmanirrahim, my dear students. I am Shahzad Wahid and we have started chapter number 13 और आज हम डायरेक्ट एक एनिमेशन से अपने लेक्चर का स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट इज पर्टेनिंग टू द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, राइट। आइए हम इनके बारे में एनिमेशन देखते हैं। यस माय डियर डॉक्टर्स, लुक एट दिस इमेज। और इसमें आप लोगों को एक ऐसे बेबी का इमेज नज़र आ रहा है दैट इज़ नॉर्मल, मींस इसका जो गेस्टेशन पीरियड। अब व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म गेस्टेशन पीरियड, इससे मुराद ये होती है कि वो टाइम जो एक ऑर्गेनिज्म अपनी ग्रेट मदर की वॉर्म में मीन यूट्रस में पास करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ गेस्टेशन पीरियड, राइट, और द टेन्योर ऑफ द प्रेगनेंसी। यू नो कि ह्यूमन बीइंग में जो नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी है इट इज़ 9 months, राइट। और ये जो एक दूसरा साथ बच्चा है ये प्री मेच्योर है। जब मैं वर्ड यूज़ करता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स प्री मेच्योर, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो डिलीवरी है, इसकी जो पैदाइश है, जो बर्थ है, वो अपने टाइम से पहले हो गई है, राइट। और आमतौर पे ऐसे बेबीज़ जो प्री मेच्योर होते हैं वो 7th month पे उनकी डिलीवरी हो जाती है, तो हम उन्हें बोलते हैं दे आर प्री मेच्योर इन्फेंट्स। Again, on your left side is a normal baby. Look at its health, बड़ा healthy wealthy है ये। On the right side, it is a very weak. और अब मैं आप लोगों के साथ एक और इमेज शेयर करने वाला हूँ। वो इमेज है ये वाला। हम लोगों ने इन दोनों बच्चों के राइट आफ्टर बर्थ क्या किए हैं, एक्सरे किए हैं। अब इस पर्सन को आप देखें, लेफ्ट वाले बच्चे को आप नोट करें इसकी लंग कैपेसिटी, नोट करें आपके इसके जो लंग्स हैं वो कितने ज़्यादा एक्सपेंडेड हैं। ऑन द अदर हैंड अब आप राइट वाले बच्चे के आप एक्सरे को देखिए तो आपको नज़र आएगा कि इस वाले केस में जो लंग्स हैं दे आर कोलैप्स्ड, दे आर नॉट दैट इन्फ्लेटेड, राइट। अब इस पर्टिकुलर बच्चे को जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है दैट इज़ डेफिनेटली लेस देन नॉर्मल, और ये वाला बच्चा ब्लू हो जाता है और इस किस्म के बच्चे को हम ब्लू बेबी भी कह सकते हैं। अब अगली बात हमने स्टूडेंट को देखनी है वो ये है कि आखिर ये जो पर्टिकुलर बच्चा है इसकी जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ है इसको हम कहते क्या हैं, इस बच्चे को हम नाम देते हैं कि ही इज़ बेसिकली अ सिंड्रोम एंड सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़ दैट इज़ नोन एज RDS. RDS stands for respiratory distress syndrome, respiratory distress syndrome, right? और इस वाले केस में आप लोगों को अगर 2 या 3 प्रीवियस लेक्चर में से एक लेक्चर याद हो तो मैंने आपसे सर्फेक्टेंट की बात की थी, राइट। अब अगर आप लोग क्या देखेंगे, इस डायग्राम को देखें, इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप लोगों को नज़र आ रहा है कि हमने एक एल्वेओलाई को फोकस किया हुआ है और इस एल्वेओलाई के साथ आप लोगों को एक सेक्रेटरी सेल नज़र आ रहा है। इस सेक्रेटरी सेल को आप देखें तो ये सेक्रीट करता है, लिबरेट करता है अपने गोल्जी वेसिकल्स की एक प्रोडक्ट जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्फेक्टेंट। आपको याद होगा मैंने बोला था कि जैसे मुगलिया बिल्डिंग्स में आप लोगों को आर्चेस नज़र आती हैं और वो आर्चेस आपको याद है, मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस भी किया था आप लोगों के साथ कि जो आर्चेज हैं वो कई सदियों से उन ईंटों का बोझ उठा के बैठी हुई हैं जो उनके ऊपर लाई कर रही हैं, बट दे आर नॉट फॉलिंग डाउन। तो सेम इज द केस विद दिस व्हाट सर्फेक्टेंट, ये इन पर्टिकुलर एल्वेओलाई, और मैं बात कर रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स इन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स की और एल्वेओलाई की, ठीक है। इन दोनों के अंदर ये सर्फेक्टेंट लाई करता है। अगर मैं इस पर्टिकुलर सर्फेक्टेंट की कंपोजिशन की बात करूं तो ये बेसिकली क्या है, ये लिपिड्स हैं। अगर आप मेरे से मजीद फोकस होने की बात करेंगे तो मैं बात कहूँगा कि ये बेसिकली क्या है, फॉस्फोलिपिड्स हैं। और मेरा ख्याल है कि आप बहुत पढ़े लिखे और ज़हीन बच्चे हैं, आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा गया फॉस्फोलिपिड याद होगा, उसका नाम था लेसेथिन, राइट। यही लेसेथिन यहाँ पे भी काम कर रहा है। फिर इसके अलावा इसमें हमें बहुत सी प्रोटीन्स नज़र आती हैं। ये लिपोप्रोटीन्स रिच प्रोटीनिशियस फ्लूइड इन पर्टिकुलर मेम्ब्रेन्स के अंदर वो ही काम कर रहा है जो आर्चेस काम करी थी मुगलिया बिल्डिंग के अंदर, और इसकी वजह से ये जो हमारे एल्वेओलाई हैं वो कभी भी कोलैप्स नहीं होते। लेकिन आप इस पर्टिकुलर 7 माह के बच्चे को देखें तो आपको नजर आएगा कि इसके लंग्स क्या हैं, कोलैप्स कर रहे हैं, दे आर नॉट फेसिंग द प्रेशर। उसकी रीज़न मेरे पास ये है कि जाहिर है इसके पास सर्फेक्टेंट नहीं बन रहा। अब जो सर्फेक्टेंट नहीं बनता माय डियर स्टूडेंट, तो राइट आफ्टर बर्थ विद इन 2 और 3 आवर्स यहाँ पे एक बड़ी ही खौफनाक किस्म की चीज़ आती है, और वो चीज़ ये है कि इसके अंदर प्रोड्यूस होती है एक हाइलाइन मेम्ब्रेन, और उस पर्टिकुलर हाइलाइन मेम्ब्रेन के बनने की वजह से इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की
ऑक्सीजन इनहेलेशन कैपेसिटी, और जो सबसे अहम बात है कि CO2 को एक्सपेल करने की एबिलिटी क्या हुई है, 0 हो गई है, राइट। और इसकी वजह से अब इसके ब्लड के अंदर कार्बोक्सिया हो गया है, हाइपोक्सिया हो गया है। व्हेनेवर आई यूज द टर्म हाइपोक्सिया, इसका मतलब है उसमें ऑक्सीजन कम है। और जब मैं बोलता हूँ हाइपर कार्बिया हो गया, इसका मतलब है कि उसके अंदर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, राइट। इसकी वजह से इस पर्टिकुलर जगह पे H2CO3 ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो डिजीज हो जाती है एसिडोसिस। इन सारी चीज़ों की वजह से एक्सुडेट बनते हैं, प्रॉब्लम्स प्रोलिफरेट होती रहती हैं, और इवेंचुअली जाहिर है ये वाला बेबी एनर्जी ना होने की वजह से, इफ वी वांट टू मेक एनर्जी वी हैव टू हैव ऑक्सीजन। जब इस ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो एनर्जी भी नहीं मिलेगी, और ये पर्टिकुलर बेबी दुनिया में से पास कर जाएगा। अब इसका हल हमारे पास क्या है? इसका हाल ये होता है कि हम इस किस्म के प्री मेच्योर बेबीज को लुक एट दिस इमेज, कि हम इन्हें रखते हैं इंक्यूबेटर्स में। इस इंक्यूबेटर को देखें, इसके अंदर हमने 2-3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है, जिसमें से एक चीज़ हमारे पास क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे बच्चे जिनके जो प्री मेच्योर होते हैं, हम उन्हें इस पर्टिकुलर इंक्यूबेटर में रखते हैं, और उनके लंग्स को हम अंडर प्रेशर ऑक्सीजन दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो हाइलाइन मेम्ब्रेन की प्रोडक्शन से बच जाते हैं और सर्वाइव कर जाते हैं, राइट। अब इसके बाद आपकी मेरी मुलाकात होगी बोर्ड पर, और बोर्ड पे हम देखेंगे व्हाट द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, पर्टिकुलरली टुडे द ऑक्सीजन। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। हाय माय डियर डॉक्टर्स, वी हैव डिस्कस्ड द लॉजिक और द बेसिस ऑफ दिस वेरी डिजीज दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और आपको पता है, अब हम डिस्कस करके आए हैं कि ये होता है कि इनके अंदर प्री मेच्योर इन्फेंट्स में, राइट। और इसकी सारी लॉजिक और कैसे हम उसको डील कर रहे होते हैं, कैसे ठीक करते हैं, वी हैव डिस्कस ऑन इन एन यू कैन से डायनामिक वॉल। और अब हम मूव कर रहे हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है मेरे पास क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। और हस्बी आदत मैंने क्या बना रखी है आप लोगों के लिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का एक लिस्ट। और हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही घसी पिटी पुरानी सी बात से, लेकिन वो फिर दोबारा रीइंफोर्स करना ज़रूरी है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। याद है कि जो गैसेस एक्सचेंज में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, आपको ये वाली बात भी मुझे पता है, यू आर वेरी कैपेबल स्टूडेंट्स, आपको ये बात याद है डियर कि हमारा जो एक्सचेंज है वो कैसा था भला, पैसिव। यानी कि जो एक्सचेंज है एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये किस पे डिपेंड कर रहा था, ये डिपेंड कर रहा था डिफ्यूजन पे, राइट। मैंने आपको ये बात 2-3 लेक्चर पहले बिल्कुल बताई थी कि हमारे लंग्स में कोई एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं फोर्सफुली ऑक्सीजन को किसी मेम्ब्रेन के अंदर डाल दूं। तो जो डिफ्यूजन है उसको अफेक्ट करने के लिए आप लोगों की बुक में 3 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर लिखे गए हैं, वो हम यहाँ से देखते हैं। नंबर वन थिंग इज माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रेडियंट। नंबर 1 फैक्टर इज ग्रेडियंट, राइट। अब आपको ग्रेडियंट का मतलब भी पता है, मेरा ख्याल है कुछ इस पर टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। सिर्फ मैं आपको यूँ बताऊंगा, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन द इनहेल्ड एयर एंड डेफिनेटली योर ब्लड, एंड सिमिलरली difference in concentration of CO2 in the blood and in the lungs। तो ये ग्रेडियंट है डिफरेंस, यानी कि आप लोगों की इनहेल्ड एयर में O2 कितनी ज़्यादा है और आपके ब्लड में कितनी कम है, और आपके ब्लड में CO2 कितनी ज़्यादा है और एयर में कितनी कम है। इस डिफरेंस को हम बोलते हैं ग्रेडियंट, राइट, डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन। और जो नंबर 2 बात है दैट इज़ द सरफेस एरिया, और इसके लिए भी हम लोगों ने बहुत डिटेल से आपसे बात की थी कि आप लोगों के लंग्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह से एक टेनिस कोर्ट के बराबर बना दिया, राइट। जो सरफेस एरिया है आप लोगों के लंग्स का वो एक टेनिस कोर्ट के बराबर है, और आप उसके ऊपर खड़े हुए, मैंने एक डॉट की तरह से दिखाया था आप लोगों को। तो हमारी बॉडी के सेल्स की जो ऑक्सीजन डिमांड है उसको बहुत सक्सेसफुली मीट कर रहे हैं कौन, हमारे लंग्स। तो इट इज़ ड्यू टू डेफिनेटली द इनॉर्मस एंड मैसिव सरफेस एरिया प्रोवाइडेड बाय द balloons present in our lungs known as alveoli। और उसके बाद जो थर्ड चीज है माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है, वो है थिननेस। थिन और थिकनेस, यानी कि आप लोगों की मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए,
या उन्हें बहुत ज़्यादा थिन होना चाहिए। इसके लिए आप लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात माइंड में रखनी है, वो ये कि अगर मैं किसी गैस के डिफ्यूज़ करने के डिस्टेंस की बात करूं तो वो मैक्सिमम 1 mm हो सकता है, मैक्सिमम 1 mm हो सकता है। कोई गैस 1 मिलीमीटर डिस्टेंस तक क्या कर सकती है, डिफ्यूज होती है। इसका मतलब ये होगा कि जितनी मर्जी मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो उनके दरमियान में डिस्टेंस 1 मिलीमीटर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी गैसेस डिफ्यूज कर सकती हैं। आपका सरफेस एरिया का क्या रोल है, आपके ग्रेडियंट का क्या रोल है, इस सारी की सारी चीज़ों को एक साइंटिस्ट ने एक फार्मूला के तहत लिखा और उस फार्मूला को हम यहाँ पे कैसे लिखा है हम लोगों ने, फिक्स लॉ के तहत लिखा हुआ है। तो आइए उसको हम लोग फिक्स लॉ से अंडरस्टैंड करते हैं। फिक्स लॉ, ये वाला फिक्स लॉ हमें ये बताएगा कि बेसिकली गैसों के डिफ्यूज होने का इन्हिसार और रिलेशन किन किन फैक्टर्स के ऊपर, लिख दिया हम लोगों ने 3 फैक्टर्स के ऊपर है। तो इट इज इक्वल टू, फिक्स लॉ मुझे क्या बताता है, सॉरी, कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट, सरफेस एरिया के। भाई जाहिर है अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो गैसेस ज्यादा डिफ्यूज होंगी, और अगर सरफेस एरिया कम हुआ तो गैसेस कम डिफ्यूज होंगी। और नंबर 2 मेरे पास क्या है, ग्रेडियंट। राइट, जितना ज्यादा ग्रेडियंट होगा उतनी ही ज्यादा हमारी गैसेस क्या करेंगी, डिफ्यूज करेंगी। और जो थर्ड बात जो बड़ी खतरनाक है वो है थिकनेस, कि अगर आप लोगों की थिकनेस ज्यादा हुई मेम्ब्रेन्स की तो डिफ्यूजन का रेट कम होगा। लिहाजा ये वाला फैक्टर इस पर्टिकुलर रेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये वाले 2 फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि आप यूं भी कह सकते हैं कि अगर मैं इन 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो भी गलत नहीं है। राइट, सो हम कंक्लूड ये कर रहे हैं कि ये वाले 3 फैक्टर्स फिक्स ने अपने एक लॉ के तहत हमें बताए, और वो लॉ क्या था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the surface area and gradient, and it is inversely proportional to the thickness of the membranes, right, thickness of the definitely membranes, right। तो इन इस पर्टिकुलर लॉ को, इस पर्टिकुलर रिलेशन को आप अपने माइंड में रखेंगे बीइंग डॉक्टर भी, तो आपको पता चल जाएगा कि हाउ इंपॉर्टेंट ऑल दीज फैक्टर्स आर फॉर द एक्सचेंज ऑफ व्हाट, गैसेस। अब हम इससे आगे चल रहे हैं। नाउ वी वांट टू डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंस, नीड एंड इंपॉर्टेंस। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो मेरा नहीं ख्याल है कि आप अगर लेक्चर को पूरा साथ सुन रहे हैं तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को यहाँ पे दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत है, बिकॉज कि हम सिंपली ये बात करेंगे कि इफ़ यू हैव C6H12O6 एंड you are going to oxidize it in the presence of oxygen, so you know we will have nothing other than this particular CO2 and water and energy, right। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप लोगों ने एनर्जी को प्रोड्यूस करना है तो आप लोगों को O2 चाहिए, राइट। अगर आपकी बॉडी में O2 नहीं है तो आप लोगों को ग्लूकोज ऑक्सीडाइज नहीं होगा और आप लोगों को एनर्जी नहीं मिलेगी, राइट। और नंबर 2, अभी आपने देखा कि अगर आप लोगों की बॉडी में CO2 रिमूव नहीं होगी तो आप लोगों की बॉडी में एसिडोसिस हो जाएगी, आपके ब्लड की pH चेंज हो जाएगी और आप लोग बहुत तेजी से मरना शुरू हो जाओगे, बिकॉज योर ब्रेन एंड द टिश्यूज ऑफ द ब्रेन दे आर वेरी मच सेंसिटिव टू द इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द CO2, राइट। तो इस लिहाज से एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए मुझे ऑक्सीजन चाहिए और अपनी बॉडी के फंक्शंस को नॉर्मलाइज करने के लिए, उनको सेल्फ पॉइजनिंग से बचाने के लिए आई मस्ट बी एबल टू रिमूव CO2 क्विकली एंड प्रॉम्प्टली, राइट। तो इस लिहाज से ये हो गई हमारी नीड एंड इंपॉर्टेंस। और आगे हम चलते हैं कि इस पर्टिकुलर फिनोमिना को ऑपरेट करने के लिए मुझे किसी पिगमेंट की जरूरत है। तो आए हम यहाँ पे प्रॉपर हेडिंग लगाते हैं कि आप लोगों की बॉडी में कौन सी ऐसी चीज है कि जो ये वाला प्रोसेस कर रही है। आई नो आप ग्रेड 9, 10 में, बल्कि शायद ग्रेड 4, 5 से इस बात को जानते हैं कि द पिगमेंट that is going to distribute, that is going to absorb and deliver oxygen
from the lungs to the tissues is definitely nothing other than hemoglobin. तो you are perfect 100% कि हमारी बॉडी में जो पिगमेंट है that is called as what? hemoglobin. HAEMO हीमोग्लोबिन. अब अगली बात आपने और गौर से सुननी है. हीमोग्लोबिन दो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकती है. यानी कि लुक एट दिस, या तो ये हो सकता है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुई हो. अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो जाएगी तो फिर एक रिवर्सिबल बॉन्ड बनेगा, डिसोसिएटेबल बॉन्ड बनेगा, और उसके रिजल्ट में उसको हम शो कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? HB, वो जो मद होती है अलिफ मदा वाली, और साथ O2. अब ये जो मद हम डालते हैं ये रिफ्लेक्ट करती है कि ये एक अनस्टेबल बॉन्ड है, इट इज अ रिवर्सिबल बॉन्ड. शायद ये किसी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, राइट? तो ये जो बॉन्ड है ये क्या है? HbO2. दिस पर्टिकुलर हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड एज, किसकी बात कर रहा हूं? एक ऐसी हीमोग्लोबिन जिसने ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लिया है, उसे हम नाम कर देते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ऑक्सी हीमोग्लोबिन. अब आपने एक बात और याद रखनी है कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये ब्राइट रेड इन कलर है. इट इज ब्राइट रेड इन कलर, जैसे कि मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है. लेकिन दूसरी तरफ क्या हो सकता है कि जब ये वाली हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लूज कर देगी, यानी कि जब हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दूंगा, HB लूज बॉन्ड O2 को मैं ब्रेक कर दूंगा, और उसके बाद क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास? जाहिर है ये हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो जाएगी. इट इज विदाउट ऑक्सीजन. अब देखिए मैंने डेलिबरेटली इस पर्टिकुलर हीमोग्लोबिन को ब्लू लिखा है और इसके साइडों पे मैंने ये रेड से शेड दे दिया है आप लोगों के लिए, राइट? इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को आप क्या समझ सकते हैं कि इट इज पर्पलिश रेड और पर्पल रेड. पर्पलिश व्हाट? रेड. तो हीमोग्लोबिन, मैंने आपको याद है लिखा था, एक सेंटेंस लिखा था, आई एम ब्लू विदाउट यू. यानी कि अगर मैं हीमोग्लोबिन हूं और मेरे साथ ऑक्सीजन कंबाइन नहीं हुई तो मैं ब्लू हो गया हूं, मैं पर्पलिश हो गया हूं. लेकिन अगर मैं हीमोग्लोबिन हूं और मेरे साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो गई है तो मैं ब्राइट रेड हूं, राइट? सो ऑक्सीजन इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म कैसी है? ब्राइट रेड. और विदाउट ऑक्सीजन ये कैसी है? पर्पलिश रेड. यू गॉट द पॉइंट. अब हम चलते हैं इससे मजीद आगे और देखते हैं कि आखिर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा है और वो कैसे ऑक्सीजन को अपने साथ मिलाती है. तो इसके लिए हम मूव करेंगे इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट पर स्ट्रक्चर ऑफ hemoglobin. Let's move to the next half. Structure of HB. Yes, my dear students, अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करूं तो आपको इस बात का अंदाजा है कि जो हमारी हीमोग्लोबिन है ये 4 चेन्स पे कंसिस्ट करती है. अगेन मैं बोल रहा हूं कि आप चैप्टर नंबर 2 प्रोटीन्स का टॉपिक याद करें. मैंने आपको वहां पर बात बताई थी कि हीमोग्लोबिन की 4 चेन्स होती हैं. उनमें से हम 2 को अल्फा बोलते हैं और 2 को हम लोग बीटा चेन्स बोलते हैं, राइट? और आपको ये वाली बात भी याद है कि 2 अल्फा चेन में 141 और 141 चेन्स थी और यहाँ पे 146 अमीनो एसिड्स थे. अब ये जो दो अल्फा चेन्स हैं और 2 बीटा चेन्स हैं, आपको याद है कि ये एक क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनाती थी. They were assembled together to make a quaternary structure. और आपको याद है कि क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में बेसिकली ये चारों पॉलीपेप्टाइड्स की टर्शियरी स्ट्रक्चर आपस में मिल गए थे, राइट? अब देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पॉलीपेप्टाइड है, ये मेरे पास एक दूसरी पॉलीपेप्टाइड है, ये मेरे पास एक तीसरी पॉलीपेप्टाइड है और ये मेरे पास एक चौथी पॉलीपेप्टाइड है. इफ दीज आर 4 पॉलीपेप्टाइड्स, डिफरेंशिएट करने के लिए चले और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इनको डिफरेंशिएट करने के लिए 2 को एक तरह का बना रहा हूँ और 2 को एक तरह का बना रहा हूँ, राइट? लेकिन सेंटर में आपको याद है ना कि हमने आयरन लिखा था, राइट? और ये आयरन इन चारों के सेंटर में बिल्कुल अटैच होता है, राइट? इस पर्टिकुलर हीमोग्लोबिन को देखें कि इसके साथ 4 हीम ग्रुप है. हीम ग्रुप 1, हीम ग्रुप 2, हीम ग्रुप 3, हीम ग्रुप 4, 4 हीम ग्रुप्स हैं. और ये जो 4 हीम ग्रुप्स हैं ये अपने साथ क्या कंबाइन कर सकते हैं? एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल.
यानी कि एक O2 यहाँ बाइंड हो सकता है, एक O2 यहाँ बाइंड हो सकता है, एक ही O2 यहाँ बाइंड हो सकता है और एक ही O2 यहाँ बाइंड हो सकता है, राइट। इसका मतलब ये होगा कि एक वक्त में ऑक्सीजन अपने साथ 8 ऑक्सीजन के एटम बाइंड कर सकती है या 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड कर सकती है। तो मैं इसको कुछ यूं लिख सकता हूं, लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट्स, के हीमोग्लोबिन कैन कंबाइन विद 4O2, कैन कंबाइन विद व्हाट, 4O2, और इसके रिजल्ट में मेरे पास HBO8 बन जाएगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, हम आमतौर पर इस रिलेशन को ऐसे लिखते नहीं है। हम लोग क्या लिखते हैं, हम सीधे लिखते हैं कि Hb प्लस O2 इट गिव्स अस HbO2 सिंपली। लेकिन ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये आपको बताएगी एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल अपने साथ कितने ऑक्सीजन के एटम्स को साथ लेके जा सकते हैं। तो आंसर इज 8, राइट। अब हम इससे बात आगे चलते हैं। अब ये जो मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन है, मीन्स ये जैसे मैंने बोला था कि मेरे से डिसोसिएटेबल बॉन्ड है, तो देखेंगे ये कि ये बॉन्ड कहाँ बनता है और कैसे बनता है। तो इसका आंसर है जस्ट वर्किंग ऑफ हीमोग्लोबिन। हमारी हीमोग्लोबिन काम कैसे कर रही होती है, वर्किंग ऑफ Hb। तो इसका सिंपल आंसर स्टूडेंट्स मेरे पास ये है कि ये रिएक्शन जो भी हमने लिखा है ऊपर Hb प्लस O2 इट गिव्स अस Hb लूज बॉन्ड O2, और अब यहाँ लगाते क्या हैं, बाई डायरेक्शनल एरो, ऐसा मीन्स के डिसोसिएटेबल है। ये वाला बॉन्ड कहाँ बनेगा, तो आंसर है ये वाला बॉन्ड बनेगा हमारे लंग्स में। देखिए बात को गौर से सुने, मैंने ऊपर वाले एरो में रिएक्टेंट्स क्या रखे हैं, Hb प्लस O2, और ये दो रिएक्टेंट्स ऊपर वाले एरो से शो कर रहे हैं कि यहां से ये वाला बॉन्ड बन रहा है। यानी कि आप लोगों के लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चूंकि हाई है तो ये वाला बॉन्ड एस्टेब्लिश हो जाएगा। लेकिन जूं ही ये वाला मॉलिक्यूल आप लोगों के टिश्यूज में पहुंचेगा, आप लोगों के ब्रेन में, आप लोगों के लेग मसल्स में, आप लोगों के स्मॉल इंटेस्टाइन में, आप लोगों के वेयर एवर इन द बॉडी ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, तो वहां पे O2 की कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप हो जाएगी, वहां पे CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। अब उस इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 मीन हाइपरकार्बिया में और हाइपोक्सिया वाले केस में ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और उसके रिजल्ट में दोबारा से हीमोग्लोबिन O2 क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। तो पता हमें ये चला कि ये वाला बॉन्ड हमारे लंग्स में बनता है चूंकि वहां पे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। चलें, मैं आप लोगों के लिए, आपको समझाने के लिए एक बात करता हूं। किसी जमाने में, आप लोगों के दौर में भी आप लोगों को याद होगा कि हम एक बंदे से पूछे थे कि आपने किसको वोट डाला, फॉर एग्जांपल, तो वो बोलता जनाब मैंने मुस्लिम लीग नून को डाला। उसका कैंडिडेट जीत गया। आपने पूछा कि आपने प्रोविंशियल असेंबली का वोट किसको डाला, तो फॉर एग्जांपल वहां उस पर्टिकुलर एरिया में पीटीआई को एक बंदा जीत गया फॉर एग्जांपल, तो आपने उससे पूछा कि किसको वोट डाला, हालांकि उससे वोट ही डाला हुआ, उसने कहा जी मैंने पीटीआई को डाला है। अब ऐसे बंदे के बारे में आप क्या कहेंगे कि इसकी कौन सी पार्टी है, तो आप बोलेंगे जनाब मेरे से बंदा ये बोलेगा कि इसकी पार्टी है JJON। JJON का मतलब है जया जीते ओदे नाल। ये वाला बंदा जो भी कैंडिडेट जीता होगा अपने आप को उसके साथ जोड़ के बैठ जाता है, जया जीते ओदे नाल, राइट। तो हीमोग्लोबिन भी कोई ऐसी ही चीज है जिस गैस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है उससे मिल जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे लंग्स में O2 ज्यादा है तो ये वाली हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलके क्या बना देगी, HBO2 बना देगी। ये वाली गैस मेरे लंग्स में से होके मेरे टिश्यूज के पास जाएगी तो टिश्यू में कंडीशन डिफरेंट हो जाएंगी। अब O2 कम है, CO2 ज्यादा है, तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से नाता तोड़ लेगी और CO2 से नाता जोड़ लेगी। इसलिए मैं हीमोग्लोबिन की पार्टी क्या कहता हूँ, JJON मीन्स जया जिते ओदे नाल। आपको बात समझ आ गई। अब हम चलते हैं मजीद आगे। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स ये कि व्हाट आर द बेसिकली ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटीज ऑफ द हीमोग्लोबिन। लुक एट दिस, आप लोग हैं सी लेवल पर। सी लेवल का मतलब है आप कराची के साहिल पे खड़े हैं, सी लेवल पर, राइट। और आप लोगों ने एक प्लेट ली, फॉर एग्जांपल खुली प्लेट, और उसके अंदर आपने अपना जो ब्लड था वो डाल, से 20 ml फर्स्ट कर लेते।
आपने सिर्फ 20 ml ब्लड इसमें डाल दिया। अब साहिल समंदर पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और जूं हम लोग हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, मीन्स टूवर्ड्स मरी जाएं, दरान का गान जाएं, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाएं, तो आपको पता है कि वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम होता चला जाता है। इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ साहिल समंदर की। साहिल समंदर पे सी लेवल पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, मैक्सिमम। तो उस टाइम पे इस ओपन प्लेट के अंदर आप लोगों की हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगी, 100% O2 सैचुरेटेड हो जाएगी, 100% सैचुरेट हो जाएगी। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अब सवाल यह है कि अगर साहिल समंदर पे आप होते, राइट, तो फिर आप लोगों की हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन अपने साथ बाइंड करती। तो आंसर ये है कि अगर आपका ब्लड लेता मैं 100 ml, तो वो बाइंड करती 20 ml O2। लेकिन आप जरा सोच के बताएं कि क्या आप लोगों के लंग्स ओपन प्लेट की तरह से हैं? तो आंसर इज नो। एंड नंबर 2, आप मुझे ये भी सोच के बताएं कि क्या ऐसा होता है कि आप लोगों के लंग्स में भी जो डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ एयर है वो लाइक बर्ड्स यूनिडायरेक्शनल है? तो आंसर इज नो। इसका मतलब यह है कि तो हमारे लंग्स क्लोज्ड हैं, और नंबर 2 उसमें एक स्टेल एयर का पार्ट बाकी रह जाता है। लिहाजा आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि आप लोगों के लंग्स में जो हीमोग्लोबिन है वो 100% सैचुरेट हो जाती है। तो फिर देखना ये है कि आप लोगों के लंग्स में 100 ml हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है? तो आंसर इज 19.6 ml। इट इज अ मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ व्हाट, हीमोग्लोबिन। तो 100 ml ब्लड आप लोगों का एक वक्त में 19.6 ml ऑक्सीजन कैरी कर सकता है फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज, राइट। तो उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, जाहिर है उस वक्त ये वाला बॉन्ड बन चुका होगा। और ये वाला बॉन्ड कैसे बनता है, यू नो वेरी वेल, कि हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों ने एल्वेओलाई लिए। लुक एट दिस, ये एल्वेओलाई था, राइट। और इस पर्टिकुलर एल्वेओलाई के साथ साथ मेरे पास क्या थी, ये जो मैं रेड ड्रॉ कर रहा हूं ये ब्लड कैपिलरी है, ये ब्लड कैपिलरीज है, राइट। अब इस पर्टिकुलर ब्लड कैपिलरी के अंदर हम फर्ज कर लेते हैं कि ये है व्हाट, एल्वेओलाई। और आपने ये बात पढ़ी थी कि जो एल्वेओलाई की एपिथेलियम है इट इज वेरी मच थिन, ये बहुत थिन सी होती। और अगर मैं आप लोगों से इसकी थिकनेस की बात करूं तो ये जस्ट 1 सेल थिक होती, इट इज जस्ट 1 सेल थिक। और अगर आप लोगों ने इसको 1 सेल थिक शो करना हो तो उसका तरीका ये है स्टूडेंट्स कि आप लोग इसको ऐसे सेल्स में डिवाइड करें और इसके अंदर न्यूक्लियस ड्रॉ कर दें, रिप्रेजेंट करेगा कि ये 1 सेल थिक स्ट्रक्चर है, राइट। और अगर आप इस पे शो करना चाहते हैं कि यहाँ पे सरफेक्टेंट है तो आप यहाँ पे ये वाली डायग्राम शो कर सकते हैं जो रिप्रेजेंट करिए कि ये फॉस्फोलिपिड है, दोज आर बेसिकली लाइनिंग व्हाट, द इनर सरफेस ऑफ व्हाट, एल्वेओलस। अब हम देखेंगे ये कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम है। तो रिजल्ट क्या होगा, से फर्ज कर लेते हैं कि ब्लड इस तरफ से मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में, और इस तरफ से के बाहर जा रहा है। यानी कि अगर आपको ये वाली बात समझाई जाए कि ये पल्मोनरी आर्टरी की एक छोटी सी ब्रांच है, और आपको ये बात पता है कि पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी दैट बियर्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, ये ओनली आर्टरी है। तो जाहिर है यहाँ पे क्या होगा कि आहिस्ता 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 ये वाला ब्लड CO2 को लूज करेगा, ठीक है, CO2 को क्या करेगा, लूज करेगा, CO2 को लूज करता चला जाएगा, और ड्यूरिंग दिस कोर्स इट विल एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, और ये O2 को एब्जॉर्ब करता चला जाएगा, राइट। सो O2 इज जॉइनिंग द कैपिलरीज एंड CO2 इज लीविंग द ब्लड कैपिलरीज। तो टाइम विल कम कि जब यहां से मूव करने वाला इम्प्योर ब्लड आहिस्ता 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 क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, मीन्स वेरी रिच इन ऑक्सीजन। तो यहाँ पे O2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सबसे लीस्ट, और यहाँ पे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास कैसी हो गई, मैक्सिमम, राइट। और जाहिर है अगर मैं मेम्ब्रेन्स की बात करूं तो एक मेम्ब्रेन
किसकी इन्वॉल्व है, एल्वेओलस की, और एक मेम्ब्रेन किसकी इन्वॉल्व है, कैपिलरी की, और थर्ड मेम्ब्रेन जो यहाँ पे हमें नजर आती है, सॉरी फॉर ड्राइंग ब्लैक, वो होनी चाहिए किसकी, आरबीसी की। तो 3 मेम्ब्रेन हैं जो बेसिकली क्रॉस करती है हमारी ऑक्सीजन, और फिर हीमोग्लोबिन के पास अवेलेबल हो जाती है ऑक्सीजन टू मेक द अबव सेट बॉन्ड, राइट। ये वाला प्रोसेस होने के बाद अब ये वाली हीमोग्लोबिन कहाँ चली गई है, इन टिश्यूज। अब टिश्यू में क्या होगा, टिश्यू में जाने के बाद जाहिर है ये वाली हीमोग्लोबिन का ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और हीमोग्लोबिन सेपरेट हो जाएगी, एंड ऑक्सीजन विल बी सप्लाइड टू द सेल्स। इट विल बी सप्लाइड टू द सेल्स, ये सेल को सप्लाई हो जाएगी और सेल्स इससे क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करेंगे। एक बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स कि ये जो बॉन्ड है जाहिर है केमिकल रिएक्शन है, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को करवाने के लिए मुझे किसी ना किसी एंजाइम की जरूरत है। अगर एंजाइम नहीं होगा तो जाहिर रिएक्शन नहीं होगा, और उस पर्टिकुलर एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज स्पेलिंग अगेन बहुत वाइटल है आप लोगों के लिए, इससे आप इस एंजाइम का नाम भी याद रखेंगे और स्पेलिंग भी याद रखेंगे। अब देखना ये है कि इस पर्टिकुलर एंजाइम की एक्टिविटी या इस पर्टिकुलर बॉन्ड की फॉर्मेशन का इन्हिसार किस किस फैक्टर पे है, तो हम लिखते हैं फैक्टर्स। तो आप लोगों की बुक में स्टूडेंट्स 3 फैक्टर्स का जिक्र है, राइट। उसमें सबसे पहला फैक्टर है जाहिर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। इसके बारे में हम आपसे बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, और मैंने आपको पार्टी का नाम भी बताया था, JJON जाति तेनाल, कि जो ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो हीमोग्लोबिन अपना नाता ऑक्सीजन से ब्रेक कर लेगी और अपना नाता तो जोड़ लेगी किसके साथ, CO2 के साथ। इसका मतलब ये होगा कि जिस एनवायरनमेंट में CO2 ज्यादा होगी उस वाले केस में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने का चांस कम होगा। दैट्स वाई कि आपको याद होगा कि बहुत से लोग जो कुएं खोदते हैं वो मर जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो CO2 है वो एक हैवी गैस है, और ये वाली हैवी गैस सेटल डाउन नीचे बैठती रहती है। तो जो ये वाले कुआं खोदने वाले लोग गहराई में जाते हैं तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, और ये इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन बॉन्ड एंड डिक्रीज द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्रेन। इंक्रीज CO2 टू द ब्रेन, और मैंने आपको बोला था कि CO2 से बहुत ज्यादा सेंसिटिव है हमारा ब्रेन, तो ये लोग पहले बेहोश हो जाते हैं और फिर उसके बाद वही उनकी डेथ हो जाती है। सो इस लिहाज से जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 है वो बहुत कम होनी चाहिए इफ वी वांट टू इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बॉन्ड। उसके बाद नंबर 2 आ जाती है हमारे डियर स्टूडेंट्स टेम्परेचर, राइट। टेम्परेचर आपने कभी शायद महसूस किया हो कि गर्मियों में आप लोगों को सांस ज्यादा चढ़ता है, और अगर आप कभी बरसात के मौसम में देखें तो आपको प्रॉपर सफोकेशन फील हो रही होती है। एक रीजन मेरे पास ये है कि जब जब मेरे पास टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ऑक्सीजन की एफिनिटी विद द हीमोग्लोबिन रिड्यूस हो जाती है, या आप ये कह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन की एबिलिटी टू बाइंड विद ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाती है, परहैप्स ड्यू टू इनएफिशिएंसी ऑफ द वर्किंग ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और इसके रिजल्ट में जाहिर है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं बनेगा और ऑक्सीजन की सप्लाई टू द टिश्यूज विल डेफिनेटली रिड्यूस। तो बेहतर यही है कि अगर आप लोग अच्छे तरीके से सांस लेना चाहते हैं तो आप एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में बैठे गर्मियों के अंदर भी, राइट। अब चलते हैं नंबर 3 पॉइंट पे। 3 पॉइंट है मेरे पास क्या स्टूडेंट्स, pH। और आपको पता है कि pH इज द मेजर ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी। अगर आप लोगों का ब्लड बेसिक है तो आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बॉन्ड तेजी से एस्टैब्लिश होगा, लेकिन अगर आप लोगों के ब्लड की pH एसिडिक लेवल में फॉल आना शुरू हो गई, तो हमने आज के लेक्चर में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में ये बात पढ़ी थी कि अगर आप लोगों को एसिडोसिस हो गया तो डेफिनेटली आप लोगों की ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो बॉन्ड है वो एस्टैब्लिश नहीं होगा। तो आप लोगों का जो ब्लड की pH है वो या तो न्यूट्रल रहनी चाहिए और या फिर बेसिक होनी चाहिए, और जो एसिडिक ब्लड है इट विल डिक्रीज हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बॉन्ड डेवलपमेंट, राइट। तो दैट्स वाई अगर किसी पर्सन के किडनीज फेल हो रहे हों या किसी पर्सन का लिवर फेल हो रहा हो तो बेसिकली उसमें एसिड्स जमा हो जाते हैं। उस एसिडिक ब्लड की वजह से उस पर्सन को सफोकेशन भी होती है और उस पर्सन की इसी वजह से डेथ भी हो सकती है। हमारी ये वाली CO2 जो जाहिर है इस वक्त हमारी एनिमी है, ये हमारे ब्लड में से कैसे हमारे लंग्स तक पहुंचती है, वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर, और अगेन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर ग्रेट पेरेंट्स।